नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नों की श्रृंखला की। हिंदी व्याकरण की जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, उसकी व्याख्या करता हूं और जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं पर हम बातचीत करते हैं। तो ऐसे में आज की जो श्रृंखला है वह श्रृंखला रस से संबंधित है। रस विचार की क्लास आपको मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। रस, जब आप साहित्य शास्त्र के 3 तत्वों की बात करते हैं, रस, छंद, अलंकार, ध्वनि, रीति और वक्रोक्ति, किसी भी काव्य को पढ़ते समय, किसी भी कविता को पढ़ते समय जिस आनंद की आपको अनुभूति हो रही है, तो काव्य का आत्म तत्व क्या है, ये प्रश्न बहुत पहले से चला आ रहा है। 2000 साल पहले ये प्रश्न बहुत व्यापक तौर पे उठा कि जब कोई व्यक्ति किसी काव्य को, किसी नाटक को, किसी फिल्म को देखता है तो उसे जो अनुभूति हो रही है वह कैसी अनुभूति हो रही है। तो प्रश्न उठता है, क्या हम फिल्में देखकर रोने जाते हैं? फिल्में देख के हम रोने क्यों लगते हैं? फिल्में देखकर हम हंसने क्यों लगते हैं? ये सारा जो संबंध है, तो नायक नायिका हो, चाहे आपका स्टेज हो जिसपे है ना, चाहे कथानक हो, चाहे वस्तु हो, देश काल वातावरण हो, इन सब की चर्चा हम किस में करते हैं? रस में करते हैं। तो भारतीय काव्य शास्त्र में रस के सबसे पहले जो आचार्य हुए भरत मुनि हुए। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में रस की चर्चा की गई और कहा गया, एक प्रसिद्ध सूत्र कहा गया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब रस के 4 तत्व होते हैं। रस अखंड होता है, चिन्मय होता है, स्वप्रकाश होता है, ब्रह्म स्वाद सहोदर होता है ना। रस का स्वरूप कैसा है? अखंड है। तो इस तरह से रस, रस का स्वरूप, रस के तत्व और रस के प्रकारों की चर्चा आगे चल करके आचार्यों ने किया और आज फिल्मों में इसकी चर्चा बहुत होती है। तो आइए रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो रस का पहला प्रश्न है, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? देखिए, अनुभाव की बात किए हैं। अनुभाव कहते किसे हैं ये जान लीजिए कि सबसे पहले भरत मुनि ने जो सूत्र दिया उसमें रस के क्या किए? 4 अंग बताए। क्या क्या बताया भाई? स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव होता है, फिर क्या होता है? विभाव होता है, विभाव होता है, तीसरा होता है अनुभाव, अनुभाव होता है, और चौथा होता है संचारी भाव, संचारी भाव। तो रस के 4 तत्व होते हैं, 1 2 3 4, याद कर लीजिए। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के मेरे बच्चे 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आंगिक होता है, आंगिक को ही क्या कहते हैं हम? कायिक कहते हैं, कायिक। आंगिक, वाचिक, आंगिक, वाचिक, फिर होता है आहार्य, आहार्य, आहार्य और सात्विक, सात्विक। याद कर लीजिए, आंगिक को ही कायिक कहते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। ये जो आहार्य होता है वो वेशभूषा से संबंधित होता है। किससे होता है? वेशभूषा से, वेशभूषा से संबंधित होता है। वाचिक माने बोल करके, आंगिक मतलब अंगों के द्वारा। तो इस तरह रस के जो 4 तत्व हैं उसमें जो अनुभाव होता है, अनु माने होता है बाद में, तो जो अस्थाई भावों के बाद जिन भावों का जन्म होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ है कारण, जिस कारण से अस्थाई भाव जन्म लेते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और मनुष्य के जन्म के साथ जो भाव उत्पन्न होते हैं, है ना, जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके मन में कुछ स्थाई भाव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थाई भाव कहते हैं। और संचारी भाव को हम व्यभिचारी कहते हैं। संचारी मतलब संचरणशील होना। जो स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव के बीच में संचरण करते रहते हैं, घूमते टहलते रहते हैं, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। इस प्रकार अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो यहां पे आपका प्रश्न का उत्तर क्या हो गया मेरे बच्चे? 4 हो गया। पक्की बात है।
याद हो जाएगा। अनुभवों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक होते हैं। ये याद रख लीजिए, रस का टॉपिक है। यहां से किसी भी परीक्षा में 2 प्रश्न तो पूछ ही लेता है, कम से कम रस और अलंकार से 2-2 प्रश्न पूछता है। तो यह आप लिख करके याद करेंगे, मुझे ऐसी संभावना आप में दिखाई देती है। अनुभव के 2 भेद अब कौन से हैं? अब देखो, पूछ रहा है कि अनुभव के 2 महत्वपूर्ण भेद कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो अनुभव के जो 2 महत्वपूर्ण है, देखो, कायिक है और वाचिक है, सात्विक और वाचिक है, कायिक और सात्विक है, या सात्विक और मानसिक है। तो मेरे बच्चे, जिसे आपने आंगिक मैंने कहा था, आंगिक और सात्विक है ना, तो इसे कायिक और सात्विक, ये 2, कायिक माने होता है ये शरीर है मेरे बच्चे, है ना, काया है ना, क्योंकि कोई भी अनुभव जो होता है वो शरीर के माध्यम से ही शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है उसको व्यक्त करने का काम करता है। और दूसरा, प्रत्येक मनुष्य का जो जन्म होता है वो मुख्य रूप से भारतीय दर्शन की परंपरा में उसके 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। जो सात्विक गुणों से भरा होता है उसे सात्विक कहते हैं, जो रजोगुण से भरा होता है वह रजोगुण वाला होता है, और जो तमोगुण से बने होते हैं वो तमोगुण होते हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य में यह तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। इनकी मात्रा, जो मात्रा होती है वह थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा होती है। कुछ लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग दुख सुख ईर्ष्या सात्विक भावों से संबंधित होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। तो अनुभव के जो 2 महत्वपूर्ण भेद हैं कौन कौन से हैं भाई? कायिक और सात्विक है। पक्की बात है, याद हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए क्या है। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना? आचार्य देव हुए भाई रीति काल में, जब आप पढ़ते हैं, है ना, रीतिरात्मा काव्यस्य, कहा गया रीति ही काव्य की आत्मा है। जिस तरह अलंकार है, रस है, ध्वनि है, रीति भी। तो आचार्य देव ने किस भाव को, है ना, संचारी भाव मतलब होता है संचरणशील होता है। और मेरे बच्चे, जब संचरण की बात आती है कि जैसे आप में रति नामक, रति माने होता है श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है। तो प्रेम हमेशा नहीं होता है, कुछ समय उसमें बाधाएं आने लगती हैं। तो जो 34वां रस माना उसे आचार्य किसने माना? आचार्य देव ने छल को क्या माना? जो छल है वो 34वां स्थायी भाव है। वैसे जो संचारी भाव होते हैं वो कुल मिलाकर के साहित्य में 33 माने गए। संचारी भाव प्रमुख रूप से सभी लोगों ने 33 माना है, जिसमें स्मृति, पुलक, रोमांच, ये सब तो आते हैं। लेकिन छल को आचार्य देव ने स्पेशली जो है 34वां संचारी भाव के रूप में माना, क्योंकि मनुष्य में कहीं न कहीं उसके आचरण में छल भी उसका एक गुण के रूप में विद्यमान हमें दिखाई देता है। गुण और दोषों की चर्चा बाद में करेंगे। बहरहाल यहां पे आपका उत्तर ए है, छल। देव ने, आचार्य देव ने कहा कि छल जो है वो 34वां जो है क्या है? संचारी भाव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सही विकल्प चुना है भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को। अब देखो, ये भी किससे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे? अनुभव से जुड़ा हुआ है। अनुभव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनुभव के 4 भेद होते हैं, वाचिक उद्दीपन, वाचिक अनुभव, वाचिक विभाव या वाचिक आलंबन। तो अनुभव के 4 भेद होते हैं। देखो क्या होता है, और यहां पे कह रहा है कि भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को। अब देखो, व्यक्ति का जो कायिक है ना, आंगिक, वाचिक, वाचिक माने होता है वचन, वचन का मतलब होता है बोलकर। बोलकर जब कोई रस आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं? जो ही वह रस में आप आएंगे तो आप कुछ बोलेंगे। जैसे आपको अगर क्रोध आ रहा है तो आप प्रेम की भाषा नहीं बोल सकते। यदि आपको प्रेम आ रहा है तो आप क्रोध की भाषा में बात नहीं कर सकते। इसी को हम क्या कहते हैं कि भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वाचिक अनुभव कहते हैं। ठीक है, वाचिक माने होता है बोलकर अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, कोई नायक है जिसे दुख है तो वह बोल करके अपने दुख को क्या करता है? सम्मिलित करता है, बताता है। पक्की बात है, आंसर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला है, किस रस के सभी संचारी भाव को आत्मसात करने में सामर्थ होता है?
देखो, रस किस रस के सभी संचारी भाव, जो संचारी भाव है, संचरणशील है, 33 भाव होते हैं। इन सबको जिस रस में हम देख सकते हैं, उस रस में हम क्या कह सकते हैं? उसे वात्सल्य कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं, भयानक कह सकते हैं, या श्रृंगार रस कह सकते हैं। तो देखो भैया, जो श्रृंगार रस है उसे रस राज कहा जाता है, और इसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। तो मनुष्य के जीवन में संयोग और वियोग में सभी संचारी भाव सम्मिलित होते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने भाव हैं वो सभी या तो नायक नायिका के मिलन में आ जाते हैं, या तो नायक नायिका की वियोगा अवस्था में आ जाते हैं। उसे आप क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। इसका नाम रस राज भी है। भरत मुनि ने इसे पहला रस माना। ठीक बात है, यहां तक समझ आ गई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? अधिपति माना जाता है जिसे श्रृंगार, इसे लिख सकते हैं रस राज। रस राज भी कहा जाता है। वो रस कौन सा है? हास्य है, श्रृंगार है, वीर है, भक्ति है। तो भाई श्रृंगार रस को ही रस राज कहा जाता है। रद अधिपति भी माना जाता है। सभी रसों का जो अधिपति है वो कौन है मेरे बच्चे? श्रृंगार रस है। और श्रृंगार रस की दो अवस्थाएं हैं, संयोग और वियोग। संयोग का मतलब होता है जहां नायक नायिका के मिलन की चर्चा हो, और वियोग का अर्थ होता है जहां नायक और नायिका के बिछड़ने की चर्चा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। अब देखिए, राम जी की शादी होने वाली है, बड़ा सा मंडप सजा हुआ है, और राम जी और सीता जी दूर दूर कहीं बैठे हुए, क्योंकि धनुष स्वयंवर का आयोजन हुआ है। लेकिन देखिए, हाय रे प्रेम की ज्वाला कि बहुत दूर कोई मनुष्य को भी नायिका क्या कर रही है? राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। सीता ने जो कंगन पहना है ना, उस कंगन की जो उसमें नग लगे हुए हैं ना, चमकीले वाले जो है ना, नग जिसे कहते हैं, उससे राम पर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। वहां से जो फ्लैट होकर के किरणें बन रही हैं, उसकी परछाई से क्या है, कौन सा भाव उत्पन्न होगा, यहां कौन सा रस होगा भाई? तो नायक नायिका के मिलन की चर्चा होने जा रही है। ऐसी स्थिति में इसे श्रृंगार रस ही कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? राम को रूप। तो जब भी किसी कविता में नायक नायिका के मिलन की चर्चा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। पक्की बात है भाई। तो राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। वर्णन देखिए, कितना शोभनीय वर्णन है कि जब आप किसी को देखना चाहते हैं तो किन आंखों से कैसे आप देख लेते हैं, ये वाली बात हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। श्रृंगार रस की दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? मैंने बता दिया, श्रृंगार रस की दो होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार होता है संयोग रस और वियोग रस होता है। संयोग को सहन संयोग कहते हैं, और वियोग को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं। तो आंसर आपका बी बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी हमने इसकी चर्चा की थी। किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। यह रस शिरोमणि है। श्रृंगार रस क्या है? रस शिरोमणि है, क्योंकि मनुष्य जीवन के जितने भी घटनाएं हैं वह श्रृंगार रस में संभव है सम्मिलित हो जाए। हैं? देखो, देख नयन मुस्काए कहत, सुन स्वामी मेरी बात सुनो। है, हे स्वामी तुम मेरी बात सुनो। देख कहत मुस्काए नयन। देख कहत, देखते ही नयन से मुस्कुरा करके, देख कहत मुस्काए नयन, हे स्वामी मेरी बात सुनो। तो 5-7 भाव आ जाते हैं। ऐसा मतलब श्रृंगार जो है ना, वो प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति करता है। तो भाई रस राज, इसी नाते श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रस राज कहते हैं। आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति मतलब प्रेम होता है ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। आंसर बी आपका बिल्कुल सही होगा। याद कर लीजिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। आपको याद कर लेना है। अगला देखिए क्या है भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो परसोई। ओह, देखो, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। भाई जाके देखो मीरा जी कैसे कह रहे हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे ऊपर सोई। उसके तो मोर मुकुट को देख करके, है ना, देखो काव्य की पंक्तियां हैं और यहां पर भी क्या है, श्रृंगार रस है मेरे बच्चे, क्योंकि यहां भगवान से मिलने की बात हो रही है। दरअसल यहां शांत नहीं है, करुणा नहीं है, हास्य नहीं है, लेकिन यह श्रृंगार है, क्योंकि कोई भगवान को भी अपना प्रेमी बना सकता है। बहुत सारे भक्त कवियों ने तो ईश्वर को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं, तो यह भी श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला देखिए क्या है, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटनाएं, कोयल की बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। अब देखिए कुछ उद्दीपन दिया हुआ है ना, रस को जो उद्दीप्त करता है, जो नायक नायिका की चेतना को बढ़ा दे, उसे उद्दीपन कहते हैं, है ना। जो विभाव होता है ना, आलंबन और उद्दीपन होता है ना। आलंबन में नायक नायिका आ जाते हैं और नायक नायिका जो वातावरण, जो फिल्म का सेट है ना, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो उद्दीपन विभाव में बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु का आना, यह किस में हो सकता है? यह श्रृंगार रस में होता है। प्रेम में ऐसा ही होता है कि बादल की घटाएं छा जाती हैं तो उसकी याद आती है ना। कोयल की बोलने की आवाज आपको कू कू की आवाज सुनाई देती है ना। और बसंत ऋतु का, बसंत समय प्राप्ते कालह कालह पिता पिता, है ना। तो श्रृंगार रस की बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखियां हरि दर्शन को भूखी, या इसे प्यासी कह लीजिए। काव्य की पंक्ति है, आँखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ऐ बतियां सुन सूकी। अखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ऐ बतियां सुनि रूखी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? अब देखो, अखिया कह रहा है सूरदास जी, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अखिया हरि दर्शन को प्यासी है। आंख जो है वो किसके दर्शन के लिए प्यासी है? हरि दर्शन के लिए है। तो भाई यहां पर उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। कैसे रूप रस राची, बतियां सुन रूखी सुन। तो यहां वियोग श्रृंगार का वर्णन है, शांत नहीं है, संयोग नहीं है, क्योंकि भूख की बात हो रहा है। क्योंकि नायक जो है वो ईश्वर है और कोई उसकी प्रार्थना कर रहा है, तो ऐसे में हम उसे क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस के रूप में रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्या है भाई प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? देखो, जब कोई कवि ऐसी कविता लिखे जिससे आपको हंसी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए है, अगला प्रश्न आपके सामने है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी जो कथा सुनिके मुन वृंद सुखारे। अब देखो, विंध्य के वासी उदासी, जो विंध्याचल के वासी हैं वो बड़े उदासी होते हैं। तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, ऐसे तपोव्रत धारी हैं कि नारियों के बिना दुखी हैं। ऐसे व्रतधारी हैं, दुख बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, नारियों के दुख से दुखी हैं बेचारे। ऐसे क्या होगा? तो कौन सा यहां पे है? यहां पे भाई देखो हास्य रस है। कवि ऐसी बात कह रहा है कि एक तो उदासी छाई हुई है और महा तपोव्रतधारी हैं। किसके लिए तप कर रहे हैं भाई? नारी के लिए। तो ऐसी काव्य की पंक्तियां जिसमें हंसी आ जाए, हास्य का भाव हो, उसे हास्य रस के अंतर्गत रखते हैं। उसका रस है स्थायी भाव। पक्का आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। आधा पात बबूल का, आधा पत्ता वो भी बबूल का है। तामे तनिक पिसान, लाल जी कहने लगे छठे क्षमा से दान। छठे समा से दान, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिशान, लाला जी कहने लगे छठे क्षमा से दान। तो यहां पर भी क्या है? हास्य रस की बात है भाई, क्योंकि आधा पत्ते पर बबूल ताने और उसमें भी पिसान रख दिए हैं। और लाला जी कहने लगे कि जो दान देने वाले हैं वो है ना, हर 6 माह पे दान देते हैं, तो क्या होगा पुजारी का? तो हंसी आएगी भाई, ऐसी बात सच थोड़ी होती है। तो हास्य रस का उदाहरण है। अगला देखिए क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है?
तीसरा रस पढ़ रहे हैं श्रृंगार हास्य, तीसरा है करुण। और करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक मेरे बच्चे। करुण का क्या होता है? शोक। तो आपने तीन पढ़ लिया। हास्य का पहले आपने पढ़ा श्रृंगार, श्रृंगार का रति, हास्य का हास, और तीसरा है करुण का शोक स्थायी भाव है। अब देखो यहां पर क्या है, शोक किस रस का स्थायी भाव है भाई? सबको पता चल गया किसका स्थायी भाव है, करुण का है ना। करुण का क्या होता है? शोक। करुणा का शोक स्थायी भाव है। नेक्स्ट देखिए क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही। अब यहां पे कवि क्या कर रहा है भाई? करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक में है। कवि क्या कह रहा है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज सो नहीं कही। क्या कहूं जो आज तक नहीं कही। तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। अभी तो मुकुट बधा था हाथ। एक काव्य की पंक्ति पर देखिए कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है इसमें। अभी तो मुकुट बधा था हाथ, हुए कल ही थे हल्दी के हाथ। हुए कल ही थे हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल। खिले थे चुंबन शून्य कपोल। अभी तो मुकुट बधा था माथे पर, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, हाय रुक गया यही संसार। बना सिंदूर अनल अंगार, वह ताहत लतिका वह सुकुमार। पड़ी है छिन्नाधार। अब इसमें कौन सा रस है? शांत है, संयोग है, करुण है, या शोक है ना? कौन है भाई? कौन सा रस इसमें है? देखो यहां पर जो है, अभी तो मुकुट बधा हाथ, एक स्त्री है, एक नायिका है जिसकी अभी अभी शादी होती है। अभी उसके हल्दी के हाथ भी, जो हल्दी रची है शरीर में, वो भी नहीं गई है। खुले थे भी न लाज के बोल। अभी नई नई शादी हुई है तो स्त्रियां लाजवश जो है वो भी अभी नहीं खुला हुआ था। खिले थे चुम्बन पुण्य कपोल। शून्य में, उसके जीवन में अभी कोई अभिलाषा, अभी किसी रस का पान नहीं किया था। हाय रुक गया यही संसार। घटना बदल जाती है यहां से। हाय रुक गया यही संसार। सिंदूर बना अनल अंगार, वाताहत लतिका वह सुकुमार। पड़ी है छिन्न। तो यहां पे क्या है भाई? शांत हो गई है। निर्वेद का जो होता है वो शांत होता है। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। बिना ज्ञान शून्य हो गई है, क्योंकि व्यक्ति जब ऐसी घटना को देखता है तो वह ज्ञान शून्य हो जाता है मेरे बच्चे। इसी नाते यहां पे रस कौन सा है? शांत रस है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है बच्चे। ज्ञान शून्यता की अवस्था, कोई बड़ी घटना, किसी की शादी, उसका पति अगर मर जाता है तो क्या होता है? ज्ञान शून्यता की अवस्था आ जाती है, उसी को यहां वर्णित किया गया है। तो इसका शांत रस है। नेक्स्ट देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर का क्या होता है मेरे बच्चे? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस? वीरों का कैसा हो बसंत, है ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। वीर रस क्या होता है? वीर रस में जो है, वीर में क्या होता है? उत्साह होता है। उत्साह होता है। वीर का स्थायी भाव उत्साह है। तो वीरों का कैसा हो बसंत, यह वीर रस की कविता है। पक्की बात है, इसमें श्रृंगार नहीं है, अद्भुत नहीं है, विभत्स नहीं है। पक्की बात नहीं। नेक्स्ट है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर हटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। कौन सी कविता है भाई? तो भाई उत्साह रस इसमें है। और यह किसका है? रस कौन सा है इसमें? वीर रस की प्रतीति है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। पक्की बात है भाई। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है, जिन्होंने भी लगा दिया है। अगला प्रश्न देखिए, किस रस में का संचारी भाव उग्रता? कौन सा ऐसा रस है जिसमें संचारी जो भाव होगा, उग्रता होगा, गर्व होगा, हर्ष होगा इत्यादि? यह किस में होता है मेरे बच्चे? वीर रस में होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। उत्साह। और उत्साह में क्या होती है? उग्रता होता है, गर्व होता है और हर्ष होता है। हर्ष माने खुशी होता है, उग्रता माने गुस्सा होता है और गर्व माने घमंड होता है। तो यह वीर रस में हमें पाया जाता है। आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पे कौन सा रस है? वीर रस है मेरे बच्चे, और जिसका स्थायी भाव है वीर रस का उत्साह है। तो आंसर आपका
आपका क्या हो जाता है, वीर रस है। जब भी कोई कविता उत्साह वाली होती है तो उसे वीर रस की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। आंसर भी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर करते हैं समाप्त। अगली कक्षा में पुनः रस के प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।